इस समय दुनिया में कई मोर्चों पर युद्ध लड़े जा रहे हैं। इस बीच ईरान ने आधी रात को इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान ने इजरायल पर 300 से ज्यादा अलग अलग तरह के ड्रोन हमले किए हैं। इनमें किलर ड्रोन से लेकर बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। जेरूशलम सहित इजरायल के कई शहरों में धमाकों और सायरन की आवाज सुनी जा रही है। पूरे देश की किलाबंदी कर दी गई है। इजरायली सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। सेना को हाई अलर्ट कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि ईरान अगले कुछ घंटों में इजरायल पर और ज्यादा मिसाइल अटैक कर सकता है। इजरायल पर अंधाधुंध हमले कर रहे ईरान ने दो टूक कहा है कि ये इजरायल के लगातार किए जा रहे उसके अपराधों की सजा है। ईरान की सेना ने बयान जारी कर इस हमले को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। चॉकलेट एक ऐसी चीज है जिसे सदियों से दुनिया भर में पसंद किया जाता रहा है, लेकिन फरवरी 2024 में चॉकलेट की कीमत में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो गई। चॉकलेट में इस्तेमाल होने वाले कोको की प्रति टन कीमत अमेरिका के बाजार में दोगुनी होकर $5,874 तक पहुंच गई। इसके बाद से लगातार बढ़ती जा रही है। इस वृद्धि की वजह कोको के उत्पादन में गिरावट आने की आशंका है। दुनिया को सप्लाई होने वाले अधिकांश कोको का उत्पादन दो पश्चिमी देशों में होता है, जहां किसान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से जूझ रहे हैं। वहां मौसम में आ रहे बदलाव का कोको के उत्पादन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन उन किसानों के सामने इसके अलावा अन्य चुनौतियां भी हैं। इंग्लैंड की रेडिंग यूनिवर्सिटी में पुरातत्व विज्ञान के इतिहास की प्रोफेसर डॉक्टर केटी सैम्पेक चॉकलेट के इतिहास पर शोध कर रही हैं। वो कहती हैं कि लगभग 4000 साल पहले उत्तरी अमेज़न यानी इक्वाडोर और वेनेजुएला के क्षेत्रों में कोको के पेड़ पाए गए थे। बाद में इन पेड़ों को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में उगाया जाने लगा। कोको के पेड़ की नई प्रजातियां उगाई गईं। शुरू में कोको के फल के रस को फर्मेंट करके खाने पीने में इस्तेमाल किया जाता था। पुरातत्व वैज्ञानिकों को ऐसी कई प्राचीन कालीन बोतलें मिली हैं जिनके भीतर कोको के रासायनिक अंश पाए गए थे। बाद में लोगों ने इस फल के बीज का इस्तेमाल कर खाद्य सामग्री बनाना शुरू कर दिया। इसका इस्तेमाल मंदिरों और प्रार्थना स्थलों पर चढ़ावे के लिए होने लगा। माया सभ्यता के कुछ शिलालेखों पर कोको के फायदों का जिक्र भी मिलता है। कोको को प्रजनन क्षमता से जोड़कर भी देखा जाता था। 4वीं सदी के कुछ सबूतों के अनुसार कोको के बीज का इस्तेमाल लेन देन की मुद्रा के तौर पर भी होता था। बाद में अल साल्वाडोर में भी कोको उगाया जाने लगा। केटी सैम्पेक कहती हैं कि इस क्षेत्र के किसानों ने कोको की उत्पादकता बढ़ाने के तरीके इजाद किए। जल्द ही अल साल्वाडोर एक बड़ा कोको उत्पादक क्षेत्र बन गया। वह उन क्षेत्रों को कोको निर्यात करने लगा जहां का मौसम कोको के उत्पादन के अनुकूल नहीं था। 16वीं सदी में स्पेन की नौकाएं वहां पहुंची। उन्होंने इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। स्पेन के उपनिवेशवादियों ने भी कोको के बीज को मुद्रा के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। डॉक्टर केटी सैम्पेक के अनुसार अल साल्वाडोर में कोको से एक ड्रिंक या रस भी बनाया जाता था। इसे चॉकलेट कहते थे। 16वीं सदी में स्पेन और दूसरे कई इलाकों में चॉकलेट ड्रिंक का इस्तेमाल आम हो गया और लोग सुबह की शुरुआत चॉकलेट पीकर करने लगे। चाय का सेवन 16वीं सदी के मध्य में शुरू हुआ और कॉफी का सेवन 17वीं सदी के मध्य में प्रचलित हुआ, लेकिन उसके पहले नाश्ते के साथ चॉकलेट ड्रिंक का सेवन शुरू हो चुका था। जिस प्रकार आजकल कॉफी और टी हाउस होते हैं, उसी प्रकार लंदन में 16वीं सदी के मध्य में चॉकलेट हाउस खुल गए थे। उस समय तक यूरोप में चॉकलेट और कोको का सेवन काफी लोकप्रिय हो चुका था। यूरोप में चॉकलेट की बढ़ती मांग की वजह से कई परिवर्तन आए। शुरुआती 100 सालों तक चॉकलेट उत्पादन संबंधी फैसले स्थानीय लोगों के हाथ में होते थे।
जब स्पेन के उपनिवेशवादियों ने वहां कोको की खेती अपने हाथों में ली तो उत्पादन काफी घट गया, क्योंकि कोको एक संवेदनशील पौधा होता है। इसे सही मात्रा में आर्द्रता और गर्मी की आवश्यकता होती है। उसका खास तरीके से ख्याल रखना पड़ता है, जो स्थानीय लोग भलीभांति जानते थे, इसलिए वो इसमें काफी सफल भी रहे थे। डॉक्टर केटी सैम्पेक का कहना है कि इसी बात की वजह से स्पेनिश लोगों ने शुरुआत में तो इसमें दखलंदाजी नहीं की, लेकिन जब कोको की मांग बढ़ने लगी तो उन्होंने कोको के बड़े बड़े बागान लगाने शुरू किए। उसमें स्थानीय गुलामों से काम करवाने लगे। उसके बाद 1890 में पुर्तगाल के राजा को चिंता होने लगी कि ब्राजील का उपनिवेश उनके हाथ से निकल न जाए। उन्होंने ब्राजील और अफ्रीका में कोको की खेती शुरू की। 18वीं सदी के आते आते कोको का अधिकांश उत्पादन अफ्रीका में होने लगा था। आज कई देशों में कोको की खेती होती है। डॉक्टर केटी सैम्पेक कहती हैं कि लातिन अमेरिका में ब्राजील, इक्वाडोर और वेनेजुएला अभी भी बड़े कोको उत्पादक देश हैं। लेकिन अब एशिया में थाईलैंड, मलेशिया और भारत में भी कोको का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि कोको उत्पादन में पश्चिमी अफ्रीका का दबदबा अभी भी कायम है। घाना की क्वामे एनक्रूमा यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर फिलिप एंटवी अगाए बताते हैं कि दुनिया में आइवरी कोस्ट के बाद घाना दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है। दुनिया में सप्लाई होने वाले कुल कोको का 20% हिस्सा घाना से आता है। वो कहते हैं कि घाना के कोको उत्पादन पर जलवायु परिवर्तन का बुरा असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से कोको उगाने का सीजन छोटा होता जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के उत्तरी इलाकों में कई किसान कहते हैं आज से 50 साल पहले वो फरवरी में कोको के पौधे लगाना शुरू कर देते थे, लेकिन अब उन्हें मई तक इंतजार करना पड़ता है। घाना में भिन्न कृषि क्षेत्र हैं। उत्तरी क्षेत्र में जहां कोको उगाया जाता है वहां साल में खेती का एक ही सीजन होता है और सीजन के छोटा होने से किसान अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में घाना के सामने बाढ़ और सूखे जैसी कई प्राकृतिक समस्याएं आई हैं। इसके अलावा देश में कीड़े-मकोड़ों की वजह से भी कठिनाई बढ़ गई है, क्योंकि कीटकों की वजह से कोको की फसल और पेड़ बर्बाद हो जाते हैं। फिलिप एंटवी अगाए का मानना है कि इन बातों का घाना की कोको और दूसरी फसलों पर भी काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अनुमान है कि आने वाले सालों में अधिक भीषण सूखा पड़ने लगेगा, जिसका देश के लाखों किसानों की उपजीविका पर असर पड़ेगा। घाना में कोको के बागान सरकारी नहीं हैं, बल्कि छोटे किसान परिवारों के हैं। एक अनुमान के अनुसार घाना में 8,65,000 किसान कोको की खेती करते हैं। फिलिप एंटवी अगाए ने कहा, कोको उगाने वाले किसानों को सीजन के अंत तक पैसों का इंतजार करना पड़ता है। जब फसल बिक जाती है तो उस पैसे से पूरे साल का खर्चा चलता है। कोको उगाने वाले इलाकों में काफी गरीबी है। सरकार इस समस्या को गंभीरता से ले रही है, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ है। सरकार इस दिशा में कई कदम उठा रही है। घाना का कोको उद्योग नियंत्रण बोर्ड सरकार के हाथ में है। कोको नियंत्रण बोर्ड किसानों को मुफ्त में कोको के पौधे और खाद उपलब्ध कराता है। किसान अपनी कोको फसल इस बोर्ड को बेचने पर कानूनी रूप से बाध्य हैं और बोर्ड ही इसकी कीमत भी तय करता है, ताकि उन्हें शोषण से बचाया जा सके।